my protagonists have to be people that I know. People whose lives are just inflicted by drudgery and routine. And these people too. I'm talking about our parents and our uncles and our aunts and all people, who wake up every morning with a new dose of optimism, knowing that the day is going to crush their dreams. And then in the evening, they come back home tired. The next morning, they do this again. And they persevere in this life of drudgery, and they do this for the sake of the people they love. So I decided to write about those people. रितेश बत्रा की सारी फिल्मों में एक बात बार बार निकल के आती है। उनके किरदार एक परिपूर्ण जीवन की चाह रखते हैं। ये बात हम उनकी सबसे जानी मानी फिल्म में भी देख सकते हैं, द लंच बॉक्स। इस फिल्म को बहुत लोगों ने उनके खूबसूरत लेखनी और फिल्म मेकिंग के लिए सराहा है, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर हम इस फिल्म को और गहराई से देखें तो एक ही बात निकल के आती है कि इस फिल्म के किरदार की असल चाह खुशी को समझने की है। मैंने कहीं पढ़ा था, कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। लंच बॉक्स ईला और साजन की कहानी है, जिनकी जिंदगी लंच बॉक्स की डिलीवरी में एक चूक होने के कारण एक दूसरे से उलझ जाती है। कहानी में वो एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते हैं जो उनकी गलत ट्रेन को सही राह पे चला देती है और उनको एक खुश जिंदगी की राह पे अग्रसर करती है। लेकिन एक खुश जिंदगी का मतलब क्या है, दोनों इस फिल्म के किरदारों और हम इंसानों के लिए। इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि खुशी को साइकोलॉजी में किस तरीके से देखा गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद साइकोलॉजी की पढ़ाई ने ज्यादातर युद्ध के कारण मानसिक संतुलन खोए हुए लोगों को ठीक करने की कोशिश की। जिंदगी से मायूस लोगों के नकारात्मक भावनाओं को समझना और उनका इलाज करना ही उनकी शोध का मुख्य विषय था। 1998 में मार्टिन सेलिगमैन ने एक नई सोच को लोकप्रिय किया, जिसको उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी सकारात्मक साइकोलॉजी कहा। वो कहते हैं कि सकारात्मक भावनाओं को समझने के लिए हमें एक व्यक्ति का उनके भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ संबंध समझना जरूरी है। उनके किताब ऑथेंटिक हैप्पीनेस में सेलिगमैन ने खुशी H को 3 चीजों का जोड़ बताया: निर्धारित सीमा S, परिस्थितियां C और स्वैच्छिक नियंत्रण V। यहाँ खुशी H का मतलब स्थायी सुख है। इस शाश्वत खुशी को शारीरिक खुशी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। फिल्म में साजन को लंच बॉक्स का खाना अकेले खाकर कुछ देर का सुख मिलता है, लेकिन उसी लंच बॉक्स को शेख के साथ बांटने से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है, जिससे उनको स्थायी सुख मिलता है। क्या बात है सर, आज तो बड़े खिल रहे हैं। क्या बात है। निर्धारित सीमा एक व्यक्ति के जेनेटिक्स या उनकी प्रवृत्ति या प्रकृति से जुड़ा हुआ है। सी मूल रूप से हमारी जिंदगी की परिस्थितियां हैं। फिल्म में ईला की भावनाएं उनका एक मिडिल क्लास घर में एक औरत होने का परिणाम है। और वी स्वैच्छिक नियंत्रण है, एक व्यक्ति का उनके पर्यावरण को देखने का नजरिया और उनकी प्रतिक्रिया दोनों उनकी खुशी को प्रभावित करते हैं। ये वी फिल्म के किरदारों का सबसे दिलचस्प पहलू है। आखिर ये खुश कैसे होते हैं और रितेश इनके जरिए खुशी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सेलिगमैन स्वैच्छिक नियंत्रण को 3 भागों में बांटते हैं: भूत, वर्तमान और भविष्य। वो कहते हैं कि वी हमारे अतीत से संतुष्टि, भविष्य के लिए सकारात्मकता और वर्तमान के प्रति जागरूकता पर निर्धारित है। ये कहा जा सकता है कि लंच बॉक्स की कहानी भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, पर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के साथ। रितेश हमेशा वर्तमान में रहते हैं। समय उनके किरदार और ऑडियंस दोनों के लिए एक जैसी ही गुजरती है, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हम अतीत और भविष्य की झलक वर्तमान में देख सकते हैं। ईला फिल्म की शुरुआत में अपने पत्नी, बेटी और माँ होने की जिम्मेदारियों में डूबी रहती है। वो अपनी जिंदगी को इन कर्तव्यों की सीमा के बाहर देख ही नहीं पाती। दूसरी ओर साजन एक खड़ूस किरदार है जो अपने पत्नी के मर जाने के बाद अकेला रहता है और जल्द ही रिटायरमेंट लेने वाला है। वो अपनी तन्हाई को अपने काम और दिनचर्या में छुपा कर रखता है
और इन किरदारों के अकेलेपन को उभारने के लिए फिल्म को भीड़ से भरी मुंबई में स्थित किया गया है। उनके बीच लिखे खत आईनों का काम करते हैं, जिनमें उनको अपने अतीत की झलक दिखती है। ईला के गैर मौजूद हस्बैंड में साजन को अपने पत्नी की छवि दिखती है, जिसकी मौत ईला को अपने मरे हुए भाई और उसके साथ बिताया हुआ समय याद दिलाता है। लेकिन रितेश का असली कमाल उनके फिल्म के सहायक पात्रों की लेखनी में है। उनमें वे अपने मुख्य किरदारों के अतीत और उनके भविष्य की झलक दिखाते हैं। शेख, जिन्हें नवाज खूबसूरती से निभाते हैं, साजन के अतीत की झांकी है। दोनों ही अल्पसंख्यक वर्गों से हैं, दोनों अनाथ हैं और दोनों अपने जीवन साथियों के प्रति स्नेहिल हैं। शेख की करनी और उन पर साजन की प्रतिक्रियाएं हमें साजन के अतीत के बारे में कुछ आभास दिलाती हैं। You'll be a good husband, Sheikh. Thank you very much, sir. वैसे ही ईला की बेटी यशवी ईला की परछाई है। वो भी एक उदास माँ और अनुपस्थित पिता के साथ जूझती है। यशवी ईला को अपने अतीत की याद दिलाती है और यशवी का भविष्य ईला के वर्तमान में झलकता है। जैसे यशवी ईला के अतीत की, वैसे ही ईला की माँ उसके भविष्य की झांकी है। एक बूढ़ी औरत जो समाज के द्वारा दिए भूमिकाओं में फंस के रह जाती है। माँ, तब भी रोज रोज माँ का नाश्ता, दवा, नहाना, नाश्ता, दवा, नहाना। उनके पति के मर जाने के बाद उनकी जिंदगी खोखली रह जाती है, बस इस सोच के साथ, अब सिर्फ भूख लग रही है। ट्रेन में मिले बूढ़े अंकल साजन के भविष्य की परछाई है। अब नासिक जा रहे हो। समाज की उम्मीदों से सब कुछ सही करने के बावजूद ट्रेन पर वो आदमी शायद साजन को अपने भीतर बचे हुए जीवन की याद दिलाता है। टेम्पररी या परमानेंट? कैद जिंदगी से थिरकती उंगलियां साजन को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इन सहायक पात्रों के जरिए हमारे किरदार अपने अतीत और भविष्य को देखते हैं और चिट्ठियों के जरिए उनका सामना करते हैं। इससे उनमें अपने वर्तमान की ओर एक जागरूकता महसूस होती है। मैं बताऊं हम क्या खेलते थे? क्या? रुक, पहले तो ये खोल देते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने आंखों पे बंधी पट्टी निकालकर देख रहे हैं। इस नए नजरिए को फिल्म में बेहद खूबसूरती के साथ ऐसे दर्शाया गया है। A different car here, a different man daydreaming on the bus there, a stray dog gallantly crossing the street, whatever catches the painter's fancy on that day. And in one of them, I saw myself. ये वो वी है जिसका सेलिगमैन अपनी किताब में जिक्र करते हैं। अतीत का सामना और वर्तमान की जागरूकता किरदारों को एक परिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ाता है। पर एक खुशनुमा जिंदगी में सदमे से इंसान कैसे जूझता है? ईला के पिता का देहांत और साजन का उनकी बढ़ती उम्र का एहसास हमारे किरदारों के लिए सबसे मुश्किल घड़ी है। ऐसे वक्त में रितेश भविष्य को कहानी में लेकर आते हैं। वो भूटान को एक आदर्श भविष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, समुंदर से घिरे मुंबई से बिल्कुल विपरीत। शायद वे किरदारों के वर्तमान यानी मुंबई और उनके काल्पनिक भविष्य भूटान के बीच की दूरी से कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस भविष्य की कल्पना उनके भूत और वर्तमान के प्रति जागरूकता के साथ हमारे किरदारों में उम्मीद को जगाती है। और यहाँ फिल्म खत्म होती है। किरदारों की एक खुश जिंदगी की उम्मीद और भूटान पहुंचने की चाह उनकी मुलाकात से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके पास अब खुश रहने के औजार हैं, जो उन्हें लंच बॉक्स की किस्मत और एक दूसरे की दोस्ती के जरिए मिले हैं। ये फिल्म ऑडियंस को खुद के अकेलेपन और एक खुश जिंदगी जीने पे सोचने को मजबूर करती है। ईला और साजन के मिलने का कोई महत्व नहीं, क्योंकि इस कहानी का सार उस इंसानी रंज से है जिसको हम खुशी कहते हैं। People would tell me what my movie was about, and I would cringe because I would be like, "This is not what it's about, you idiots." कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता।